नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने परिवारजनों के साथ। मैं आपका साइंस टीचर PBIP स्कूल चौबेपुर से आपको आज चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ डू यू डिफाइन द टर्म्स फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। आप तीन चीज़ों को अलग अलग कैसे बता सकते हैं कि फाइबर किसे कहते हैं, यार्न किसे कहते हैं और फैब्रिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर की। Fiber is defined as the smallest visible unit of any textile product. किसी भी कपड़े की सबसे छोटी इकाई मीन्स यूनिट को हम फाइबर बोलते हैं। Fibers naturally occur in both in plants and animals. You can get fibers from plants and animals. हमको फाइबर्स दो जगह से मिलते हैं, या तो वो पौधों से मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स के एग्जांपल्स हो गए कॉटन एंड जूट, कपास और जूट। और एनिमल फाइबर्स के एग्जांपल आपके हो गए ऊल एंड सिल्क, ऊन और रेशम। फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल एंड दे कैन बी स्पन इनटू यार्न। फाइबर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और हम उनको एक दूसरे में मरोड़ सकते हैं। अब जैसे मेरे हाथ में ये कॉटन है, कॉटन के अगर मैं इस तरीके से आपको खोल के कॉटन दिखा रहा हूँ, ये जो महीन महीन आपको धागे जैसे दिख रहे हैं, इनको हम रेशे जो दिख रहे हैं इनको हम फाइबर्स बोलते हैं, राइट। रेशे, हिंदी में फाइबर्स को क्या बोला जाता है? रेशे। जब इन एक रेशे, इसके प्लूरल फॉर्म रेशे हो गए रेशों को, जब इन रेशों को मरोड़ा जाता है, एक दूसरे से इंटरलॉक किया जाता है, तो हमको जो चीज़ आगे धागे के रूप में मिलती है उससे हम यार्न बोलते हैं। और इस मरोड़ने कोई प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्निंग, राइट। What is yarn? Yarn is defined as a long continuous thread of length of interlock fiber. जैसे कि मैंने अभी आप करके दिखाया है, जब रेशों को हम एक दूसरे में लगातार लपेटते जाते हैं और मरोड़ते जाते हैं, तो इसके बाद हमको जो चीज़ मिलती है बहुत लंबी सी, उसको हम धागा कहते हैं। वेयर इज़ यार्न यूज? कहाँ कहाँ आप धागों का उपयोग करते हैं? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपड़ा बनाने के लिए, सुइंग, सिलाई करने के लिए, निटिंग, बुनाई करने के लिए, वीविंग, बिनाई करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई करने के लिए, एंड रोप मेकिंग, रस्सी बनाने के लिए। इन हिंदी लैंग्वेज यार्न इज नोन एज धागे। हिंदी में यार्न को क्या बोला जाएगा? धागा। नाउ व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक इज ऑल्सो नोन एज क्लॉथ। क्लॉथ का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम फैब्रिक बोलते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। जब भी हम धागों को या तो बुनाई करते हैं या बिनते हैं, उससे हमको जो चीज़ मिलती है उनके बुनाई या बिनने के बाद, उसको हम फैब्रिक यानी कपड़ा बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, फर्स्ट वी हैव टू गेट द फाइबर्स। हमको पहले फाइबर चाहिए। फाइबर्स किस रूप में होंगे? रेशे के रूप में होंगे। उन रेशों को जब मरोड़ा जाएगा, जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, तो वो किस में चेंज हो गए? यार्न में चेंज हो गए, यानी धागे में चेंज हो गए। इन धागों को हम दो प्रकार से कपड़ों में चेंज कर सकते हैं। इनसे दो प्रकार से कपड़ा बना सकते हैं, या तो वीविंग द्वारा या निटिंग द्वारा। वीविंग मतलब बिनाई करना और निटिंग मतलब बुनाई करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट फाइबर्स। पौधों से मिलने वाले हमारे को रेशे कौन कौन से होते हैं? द प्लांट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ द फाइबर क्रॉप्स विच आर द फील्ड क्रॉप्स एंड दे आर ग्रोन स्पेशली फॉर गेटिंग फाइबर्स। ऐसी फसल जो हम उगाते हैं जिसके कारण हम आगे धागे बना सकें, तो उसको हम प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। द प्लांट फाइबर्स इंक्लूड्स एग्जाम्पल लाइक कॉटन एंड जूट। कॉटन को हम लोग हिंदी में कपास भी बोलते हैं। आई एम सॉरी। Cotton is an example of plant fiber. Characteristics of cotton fibers are as following. कपास एक पौधे से उत्पादित होने वाला रेशा है, और इसकी क्या क्या खासियत होती है? कॉटन फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम कॉटन प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड। कॉटन फाइबर हमको किससे मिलता है? कॉटन के पौधों से, यानी कपास के पौधों से मिलता है। कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन एट अ प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस इन स्टेट्स लाइक गुजरात। कॉटन प्लांट्स की खेती उन जगह पे होती है जहाँ पे हमको काली मिट्टी मिलती है तथा वहाँ पे वातावरण गर्म होता है। हमारे देश में कॉटन प्रोड्यूस करने का एक प्रमुख राज्य है गुजरात। कॉटन बॉल्स, कॉटन के फलों को कॉटन बॉल्स बोला जाता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स फ्रॉम विच द कॉटन इज ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड एज कॉटन बॉल्स।
जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉटन पेड़ के अंदर जो फल निकलते हैं और जिसके द्वारा हमको कॉटन मिलता है उनको कॉटन बॉल्स बोला जाता है। कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन एंड दे आर ग्रीनिश इन कलर। कॉटन बॉल्स का साइज़ एक नींबू के आकार के बराबर होता है और उनका स्टार्टिंग में कलर हरा होता है। ऑन मैच्योरिंग द कॉटन बॉल्स कलर चेंजेस टू ब्राउन एंड दे बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स आर कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये कॉटन बॉल्स का कलर ब्राउन हो जाता है और ये फट जाते हैं, और जब फट जाते हैं तो इसके अंदर हमको कपास यानी कॉटन और उसके बीच बीच में कपास के अंदर कॉटन के बीज मिलते हैं, कॉटन सीड्स। सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इज नोन एज गिनिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कॉटन सीड्स को कॉटन फाइबर से अलग कर सकते हैं उस प्रक्रिया को गिनिंग कहा जाता है। गिनिंग प्रोसेस इज डन बाय हेल्प ऑफ कॉम्बिंग इन विच द कॉटन फाइबर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। एक कंगे जैसी आकार की एक चीज़ ली जाती है जिसको उसके ऊपर खींचा जाता है। तो खींचने से जैसे कंगे के दांत होते हैं, उन दांतों से बीज एक तरफ अलग हो जाते हैं और कॉटन फाइबर्स अलग हो जाते हैं। जूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स एंड जूट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट भी एक प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है और ये हमको कहाँ से मिलता है? जूट के पौधे से मिलता है। और जूट के पौधे में किस भाग में पाया जाता है? उसके तने में पाया जाता है, स्टेम। जूट इज़ मेनली ग्रोन एट अ प्लेसेस हैविंग वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट की पैदावार उन जगहों पर करी जाती है जहाँ पे गर्म और नमी भरा वातावरण होता है। इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट प्लांट्स एंड जूट। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में उगाया जाता है। जूट फाइबर्स आर मेनली कंसनट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द जूट स्टेम। जूट फाइबर्स आपको कहाँ मिलते हैं? जिस तरीके से आपको कॉटन फाइबर्स कॉटन बॉल्स मिलते थे, तो उसी तरीके से जूट प्लांट होता है, उसका जो तना होता है उसके ऊपर वाली छाल से हमको जूट फाइबर्स मिलते हैं। जूट स्टेम्स आर हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज एंड देन सोक्ड बाय इमर्सिंग देम इन वाटर फॉर फ्यू डेज। जब जूट का पौधा फूल देने की कगार पे आ जाता है तब इनको काट दिया जाता है, इनकी पत्तियां और टहनियों को छाट दिया जाता है एंड जो हमको तना मिलता है उसको हम कई दिनों तक पानी के अंदर डुबो करके रख देते हैं। When the jute fibers get inflamed by the continuous immersion in water, they are removed from their stem by hand. जब ये तना कई दिनों तक पानी में डूबा रहता है तो क्या होता है, ये तने के ऊपर जो छाल होती है जिसे हम बार्क बोलते हैं, इट गेट्स इन्फ्लेमेटेड मतलब फूल जाती है और बाद में फूल जाने के कारण आराम से इस छाल को उस तने के पार्ट से अलग किया जा सकता है। तो जूट फाइबर्स बनाने का तरीका, यू हैव टू टेक अ जूट स्टेम, इमर्स इट इनटू द वाटर। जब आप इसको पानी में डुबो के रखेंगे, द जूट स्टेम बार्क ऑफ द जूट स्टेम विल गेट इन्फ्लेमेटेड। जूट स्टेम से चिपकी हुई उसकी छाल पानी को सोख करके फूल जाएगी। देन यू हैव टू रिमूव द बार्क बाय हैंड फ्रॉम दैट स्टेम। आप उस छाल को जो फूल चुकी है उसको हाथ से रिमूव करते हैं और उसको जब सुखा देते हैं अलग से, तो आपको जो चीज़ मिलती है उसको हम जूट फाइबर्स बोलते हैं। राइट नाउ व्हाट इज़ स्पिनिंग ऑफ फाइबर टू यार्न? स्पिनिंग मैंने आपको जैसा अभी बताया था पहले भी एग्जाम्पल में, जब हम रेशों को एक दूसरे में मरोड़ते चले जाते हैं जिसके कारण वो धागे में चेंज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। यार्न टू फैब्रिक, जब हम धागों को कपड़े में या धागों द्वारा कपड़ा बनाना चाहते हैं तो हम कौन से दो प्रक्रिया करते हैं? वी यूज टू प्रोसेसेस फॉर मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम द यार्न। दे कैन बी आइदर वीविंग और निटिंग। वीविंग को हम हिंदी में कहते हैं बुनाई करना, निटिंग को हम कहते हैं बुनना। व्हाट इज़ वीविंग? बुनाई। Weaving is a method of production in which the two distinct set of yarns are interlaced at right angles to form fabric or cloth. दो अलग अलग तरीके के या एक ही प्रकार के धागों को एक दूसरे में इस तरीके से फंसाया जाता है कि वो एक दूसरे से हर समय 90 डिग्री के कोण पे हो, तो उसे हम उस तरीके से हमको कपड़ा जब हम बनाते हैं तो उसे हम वीविंग कहते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
मेरे हाथ में 2 स्केच पेन हैं, एक है ब्लू कलर का, एक है येलो कलर का। आप येलो कलर के स्केच पेन को येलो फाइबर माने, येलो यार्न माने, और ब्लू कलर के स्केच पेन को ब्लू यार्न माने। अब एक येलो कलर के स्केच पेन को आप इस तरीके से रखें 180 डिग्री पे, और ब्लू कलर के स्केच पेन को इस पर 90 डिग्री पे रखें। अगर आप इनको धागे मानते हैं तो आप जब इन धागों को इस तरीके से फंसाते चले जाते हैं और फंसाने के बाद दबाते हैं तो जो हमको चीज़ मिलती है वो होता है कपड़ा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग। व्हाट आर लूम्स? कपड़े बनाने वाली मशीन या यंत्र को हम लूम्स कहते हैं, हिंदी में उनको करघा बोला जाता है। द मशीन दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक फ्रॉम यार्न आर कॉल्ड एज लूम्स। वह मशीन जिनके द्वारा हम धागों से कपड़ा बना सकते हैं उनको हम लूम्स कहते हैं। दे कैन बी हैंड ऑपरेटेड लूम्स एंड पावर ऑपरेटेड लूम्स। हैंड ऑपरेटेड लूम्स को हम हथकरघा बोलते हैं, एंड पावर ऑपरेटेड लूम्स को हम इलेक्ट्रिक जनरेटेड लूम्स बोलते हैं। वीवर्स, वह लोग जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं उनको हम वीवर्स बोलते हैं, हिंदी में उनको बोला जाता है बुनकर। दोज पर्सन्स हु ऑपरेट द लूम्स फॉर प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ्स आर कॉल्ड एज वीवर्स। वह लोग जो लूम्स को चलाते हैं और कपड़ा बनाते हैं उनको हम वीवर्स कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट, द फैब्रिक मेड फ्रॉम हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड एज हैंडीक्राफ्ट। हाथ से बने हुए कपड़े या हाथ से बनी हुई कोई चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट में आपका हाथ से बना हुआ कपड़ा, एक कुम्हार द्वारा बनाया हुआ मटका, ये सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। क्लॉथ मिल्स, द मास प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय पावर ऑपरेटेड लूम्स एंड दीज आर कॉल्ड एज क्लॉथ मिल्स। कपड़े बनाने वाले कारखाने जहाँ पे मशीन के द्वारा करके बहुत सारे करके चलाए जाते हैं और वहाँ पे कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉथ मिल्स बोलते हैं, और वहाँ की उसको हम पावर ऑपरेटेड लूम्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे देश की प्रमुख क्लॉथ मेकिंग कंपनीज लाइक रेमंड एंड विमल, दे हैव गॉट देयर ओन क्लॉथ ऑपरेटिंग मिल्स। निटिंग, निटिंग को हम कहते हैं बुनना। जो आप स्वेटर पहनते हैं उसको बुना जाता है। दिस इज़ अ मेथड बाय विच द थ्रेड ऑफ द यार्न कैन बी चेंज इनटू फैब्रिक बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरलूपिंग। इंटरलूपिंग का लूप का मतलब क्या होता है? गांठ। एक गांठ को दूसरे गांठ में लगातार आप फंसाते चले जाते हैं, तब आपको जो प्रोसेस आप कर रहे होते हैं, जो प्रक्रिया कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बुनाई, बुनना। हम स्वेटर को बुन रहे होते हैं। The interlooping generates the consecutive loops and they are called as stitches. एक गांठ से दूसरे गांठ को हम लगातार जोड़ते चले जाते हैं और जो हमको चीज़ आखिरी में मिलती है वो होती है कपड़ा। हर एक गांठ को जब हम बुनते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम बोलते हैं स्टिच। In knitting process, the long needles are knitted to knot and interlinked series of looms are made from one continuous thread. एक गांठ को दूसरे गांठ में हम फंसाते चले जाते हैं और इसके कारण हमको एक पूरा कपड़ा मिलता है। ईच लूप और नॉट कनेक्ट्स टू वन अनदर एंड अनफ लूप्स हैव बीन मेड, द रिजल्ट इज़ अ फ्लैट पीस ऑफ फैब्रिक। जब हम इस तरह की गांठें लगाते चले जाते हैं, लगाते चला जाते हैं और आखिरी में हमको जो चीज़ मिलता है वो बुना हुआ कपड़ा मिलता है। अब निटिंग के लिए हमको क्या चाहिए होता है? आपने मम्मी को या अपनी बहनों को घर में देखा होगा, वो जब स्वेटर बुनती हैं तो उनके हाथ में सिलाई होती है। सिलाइयों से एक गांठ लगाती है, दूसरे गांठ में वो फंसाती चली जाती है। अब आप कहेंगे कि ये गांठ लगाई जाती है तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं ये एक धागे की? जब आपकी मम्मी को सपोज़ करिए वो स्वेटर बना रही है और उनको लगता है कि ये स्वेटर सही नहीं बना, तो वो क्या करती हैं? वो कहती हैं हम स्वेटर को उधेड़ रहे हैं। जब उधेड़ने का मतलब क्या होता है? जब उसको वो खींचना शुरू करती हैं तो वो पूरा का पूरा खिंचता चला जाता है और एक ही धागा एक के बाद एक गांठ अपने आप खुलती चली जाती है और उनको पूरा का पूरा वो ऊन वापस मिल जाती है। द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम जो डिस्कस करें, कपड़े को हम कैसे बनाएंगे। हम पहली बात फाइबर्स लेंगे, फाइबर्स को हम स्पिन करेंगे, वो यार्न में चेंज होगा, यार्न को हम वीविंग और निटिंग द्वारा हम क्लॉथ में चेंज करेंगे। I hope you have understood all the major points of this chapter. I wish you all the best. Thank you so much.